तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, हिम्मत ना हार, हाथों की लकीर भी बदलेगी। यस दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज यानी कि इंट्रा चेस्ट ड्रेनेज के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम लोग वाटर सील ड्रेनेज के नाम से भी जानते हैं। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नॉर्सेट एग्जाम्स के अंदर यहां से एक क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए कि एग्जाम्स के अंदर आता ही आता है डियर। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करेंगे। उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि ऐप को प्ले स्टोर पे जाकर के अगर आप एंजॉय कर रहे हैं वीएनए के साथ में स्टडी, तो 5 स्टार रेटिंग आप जरूर दें और एक प्यारा सा अपना कमेंट वहां पर जरूर लिखें। तो चलिएगा लेक्चर स्टार्ट करेंगे आज का अपना। तो सबसे पहले बात करते हैं डियर, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज क्या होता है, क्यों ये किया जाता है, इसके नॉर्मल एबनॉर्मल पैरामीटर से बहुत बार क्वेश्चन, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अक्सर बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं डियर। तो चलिए वन बाय वन इजी से हार्ड की तरफ अगर आगे मूव करते हैं डियर। तो सबसे पहले बात करें, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है जिसे हम लोग शॉर्ट में आईसीडी भी बोलते हैं। ये जो है इसे अपन वाटर सील ड्रेनेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। यस और नो? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। इसका यूज क्या है डियर? यस, यूज्ड इन टू ड्रेन yes air or fluid in plural space। देखिएगा, प्लूरल स्पेस के अंदर फ्लूइड या एयर इकट्ठी हो जाए, उस एयर या फ्लूइड को निकालने के लिए, ड्रेन करने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं, विच इज नोन एज वाटर सील ड्रेनेज और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम। ये क्लोज सर्किट होता है जिसके द्वारा अपन नेगेटिव प्रेशर के द्वारा जो है क्या करेंगे, जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, गैस इकट्ठी हुई है, वहां पे एयर इकट्ठी हुई है, उसको बाहर निकाल लेते हैं। जनरली क्या होता है डियर, देखिएगा, ये हो गया, अपन बात करते हैं लंग्स। ठीक है, लंग्स के अंदर क्या हो गया डियर? ये प्लूरा हो गया, और इस प्लूरल कैविटी के अंदर नॉर्मली 5 से 15 ml फ्लूइड इकट्ठा होता है। कितना फ्लूइड होता है डियर? 5 से 15 ml। लेकिन अगर ये इंक्रीज हो जाए, तो ये इंक्रीज होगा तो लंग्स को क्या करेगा डियर? लंग्स को ये क्या करेगा? कोलैप्स करेगा। लंग्स को क्या करेगा? प्रेशर डालेगा, क्योंकि इस जगह पे अगर फ्लूइड बढ़ेगा, इस जगह पे फ्लूइड बढ़ेगा, तो ये लंग्स को क्या करेगा डियर? कोलैप्स करेगा। तो यस डियर, तो इस कंडीशन की वजह से क्या होगा? यस, प्लूरल स्पेस के अंदर अगर फ्लूइड इंक्रीज होता है, यस डियर, फ्लूइड या फिर एयर इंक्रीज होती है डियर, तो वो क्या करेगी डियर? यस, कंप्रेस करेगी। किसको? लंग्स को। और लंग्स कंप्रेस होंगे डियर, तो वहां पे क्या हो सकता है? कोलैप्स हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा डियर? डिमिनिश्ड ब्रीथ साउंड हो जाएगी, यानी ब्रीथिंग वो है वो क्या हो जाएगी डियर? डिमिनिश्ड ब्रीथिंग हो जाएगी। इजंट इट? ब्रीथिंग क्या हो जाएगी डियर? कम हो जाएगी। पर्सन प्रॉपर ब्रीथिंग नहीं कर पाएगा। दिस इज द कॉम्प्लिकेशन। तो इसी कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए जो फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, अब वो कब कब होता है वो आगे पढ़ेंगे। जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है, उस फ्लूइड या एयर को बाहर निकालना ही क्या कहलाता है डियर? बाहर निकालने का जो प्रोसीजर है उसे अपन क्या कहते हैं? चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम कहते हैं। चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम नॉर्मली 1 बोतल, 2 बोतल, 3 बोतल आता है, बट रिसेंटली मोस्टली जो है 3 बोतल जो है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम यूज करते हैं, जो कि आप डायग्राम में देख रहे हैं। अब इसकी पूरी फिजियोलॉजी आज के लेक्चर में हम लोग समझेंगे। चलिएगा, बात करेंगे चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है वो सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है वो सीखेंगे। तो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम जो कि ये इस तरीके का एक डिवाइस होता है, अलग अलग कंपनी का आता है, लाइक ये ओशियन कंपनी का है, या बहुत सारी कंपनी आती है डियर, ये सुनो, ऐसे फ्लोरएवेक नाम से आती है ना, अलग अलग नाम से आते हैं, उससे कोई इश्यू नहीं है, कंपनी का नाम भूल जाइए। तो इस तरीके का जो पैक्ड सिस्टम आता है, इट इज वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम, और ये सिस्टम के द्वारा फ्लूइड को ड्रेन करेंगे। देखिएगा, फिजियोलॉजी समझते हैं इसकी। सबसे पहले क्या करेंगे, देखिएगा, इस लंग्स में देखो, ये लंग्स यहाँ पे क्या दिखाई रहा आप लोग को? ये कोलैप्स्ड लंग है, कोलैप्स हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे क्या हुआ डियर? इस लंग्स के अंदर क्या हो गया? फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया, फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है। तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन को निकालने के लिए अपन क्या करेंगे डियर? जो डिवाइस मैंने बताया वो पैक्ड डिवाइस है, उस डिवाइस के अंदर कितनी बोटल्स होती है डियर? 3 बोतल होती है। अभी जो अपने डायग्राम देखा ना, उस डिवाइस में कितनी बोटल्स, कितने चैम्बर्स होते हैं डियर? कितने चैम्बर होते हैं? 3 चैम्बर्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं डियर।
उस पूरे चेंबर को एक साइड से अपन वॉल सक्शन से जोड़ देते हैं। किससे जोड़ देते हैं? वॉल, दीवार के ऊपर जो होता है ना, आईसीयू के अंदर जनरली देखा होगा, मैं आगे इमेज भी दिखाऊंगा, वॉल सक्शन के द्वारा अपन इसको अटैच कर देते हैं और एक साइड से अपन पेशेंट को अटैच कर देंगे। तो ये जो डिवाइस था, यस डियर, इस डिवाइस को एक तरफ तो ट्यूब है वो किससे कनेक्ट हो जाएगी? पेशेंट से, और एक तरफ कनेक्ट हो जाएगा किससे डियर? सक्शन डिवाइस से। अब वो सक्शन डिवाइस वॉल वाली भी हो सकती है और वहां पे पोर्टेबल भी हो सकती है, इजंट इट? तो यहाँ पे अपन इस डिवाइस को कनेक्ट कर देते हैं एक ट्यूब के द्वारा, इसकी ट्यूबिंग के द्वारा। इसके बीच में एक कनेक्टर होता है डियर, इस कनेक्टर को अपन बोलते हैं हेमलिच वाल्व। हेमलिच वाल्व बोलते हैं। क्या बोलेंगे डियर? हेमलिच वाल्व। हेमलिच मैनुअर पढ़ा था अपन ने पिछले लेक्चर के अंदर, ये है हेमलिच वाल्व। हेमलिच मैनुअर जो है चोकिंग में किया जाता है, और हेमलिच वाल्व यूनि डायरेक्शनल वाल्व होता है। आगे डायग्राम दिखाऊंगा हेमलिच वाल्व के थ्रू। और यहाँ पे जो है चेस्ट के अंदर ट्यूब गई है, ये जो है क्या है डियर? ट्रोकार और बुलायु कैथेटर इंसर्ट करते हैं। यस डियर, तो सबसे पहले क्या करेंगे? फ्लूइड इकट्ठा हो गया है, उस इकट्ठे फ्लूइड को निकालना है अपन को। निकालने के लिए सर्जिकली कहां, कौन सी लोकेशन पर करते हैं, ये भी क्वेश्चन आता, आगे पढ़ेंगे। सर्जिकली अपन यहाँ पे इंसिजन कट करते हैं, इंसिजन के द्वारा इस कैथेटर, कौन सा कैथेटर डियर? ये क्वेश्चन आया हुआ, याद रखिएगा क्वेश्चन पॉइंट। कौन सा कैथेटर यूज करते हैं आईसीडी के अंदर? यस डियर, आईसीडी में कौन सा कैथेटर यूज करते हैं? ट्रोकार कैथेटर या फिर बुलायु कैथेटर यूज करते हैं। आगे इमेज भी दिखाऊंगा, ठीक है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन के लिए। इसको अपन इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करने के बाद में इसको कनेक्ट करेंगे हेमलिच वाल्व से, जो कि क्या होता है डियर? यूनि डायरेक्शनल वाल्व होता है डियर, ठीक है। इस वाल्व के द्वारा अपन कनेक्ट कर देते हैं इस डिवाइस को, इसकी ट्यूबिंग को सीधा कनेक्ट कर देते हैं। अब ये क्या होगा डियर? ड्रेन होगा। यहाँ पे क्या है डियर? सक्शन। यहाँ पे क्या है? सक्शन। और ये जो वॉल सक्शन है, इसका प्रेशर होगा डियर 80 से 120 mm ऑफ Hg, वॉल वाले का। अगर पोर्टेबल है तो याद रखना कम होगा प्रेशर। पोर्टेबल में कितना प्रेशर होगा डियर? पोर्टेबल के अंदर 10 से 15 mm Hg रहेगा। देखो जो वॉल पे देखा होगा आपने, पेशेंट जो एडमिट होता है तो उसकी दीवार के पीछे की तरफ में एक बोतल सी लगी होती है, उस पे एक मीटर होता है रेड कलर का, आगे इमेज दिखा दूंगा मैं, ठीक है। तो वो उसके द्वारा अगर कनेक्ट कर रहे हो तो उसमें कितना प्रेशर मेंटेन करोगे डियर? 80 से 120 के बीच में प्रेशर मेंटेन करना है। लेकिन अगर मैं बात करूं, यस डियर, अगर मैनुअल या पोर्टेबल है तो वहां पे जो प्रेशर रहेगा वो कितना रहेगा डियर? वहां पे रहेगा 10 से 15 mm ऑफ Hg प्रेशर रहेगा। इस डिवाइस के अंदर, इस चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के अंदर 3 चेंबर्स होते हैं डियर। जो पेशेंट की तरफ कनेक्ट होता है उसे अपन बोलते हैं फ्लूइड कलेक्शन चेंबर, जिसमें ये जो फ्लूइड इकट्ठा है वो आकर के ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है इसमें इकट्ठा होता जाएगा। दूसरा जो चेंबर होता है उसे बोलते हैं डियर वाटर सील चेंबर। क्या बोलते हैं? वाटर सील चेंबर। और तीसरा जो होता है डियर वो होता है प्रेशर रेगुलेटिंग चेंबर। प्रेशर रेगुलेटिंग चेंबर देखिएगा इमेज में जो अपन ने देखा है। देखो इस इमेज के अंदर, इस डायग्राम के अंदर देखिएगा, इस इमेज के अंदर ये जो चेंबर है वो है कलेक्शन चेंबर। वो कौन सा है डियर? कलेक्शन चेंबर। ये जो चेंबर आपको दिखाई दे रहा है ये है वाटर सील चेंबर, और ये जो चेंबर है वो है प्रेशर चेंबर, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, 3 चेंबर यहाँ पे होते हैं। इसमें अपन फ्लूइड का पता लगा लेते हैं, कितना फ्लूइड आया पेशेंट के चेस्ट से, उसके अपन डायरेक्ट बाहर से लेवल देख के बता देते हैं कि 600 ml आया या 500 ml आया या 30 60 जितना भी आया, पहले ये बोतल भरेगी, फिर ये बोतल भरेगी, फिर ये बोतल भरेगी। तो इस तरीके से कितना फ्लूइड ड्रेन किया उसका अपन पता लगा लेते हैं। इसका मतलब इस बोतल में कितने चेंबर होते हैं डियर? 3 चेंबर होते हैं। जो पेशेंट की तरफ होता है वो कौन सा? फ्लूइड कलेक्शन चेंबर। बीचों बीच जो होता है वो होता है डियर वाटर सील चेंबर। और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, वाटर सील चेंबर। और जो प्रेशर सक्शन की तरफ होता है वो प्रेशर रेगुलेटर चेंबर, ठीक है डियर। अब याद रखिएगा प्रेशर रेगुलेटर चेंबर के अंदर जो है लगातार बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे डियर? लगातार बबल्स बनेंगे। जबकि वाटर सील चेंबर के अंदर रुक रुक के इंटरमिटेंट बबल्स बनना चाहिए। ये नॉर्मल फाइंडिंग है, तो याद रखिएगा डियर। यस, वाटर सील चेंबर के अंदर यस क्या होगा डियर? इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। जबकि प्रेशर चेंबर के अंदर
कैसी बबलिंग होगी डियर? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट, कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट बबलिंग होगी, कांस्टेंट बबलिंग होगी डियर, याद रखिएगा। दीज आर द नॉर्मल फाइंडिंग। अगर ऐसा नहीं होता उसका क्या मतलब है, वो क्वेश्चन आगे पढ़ेंगे अपन, ठीक है। तो मैंने बोला वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या होगा डियर? रुक रुक के बबल्स बनेंगे। क्या बनेंगे? रुक रुक के बबल्स बनेंगे। जबकि प्रेशर चैम्बर में क्या होंगे डियर? लगातार बबल्स बनने का काम रहेगा। और उसको फिजियोलॉजी को समझना। देखो यहां से ये क्या कर रहा है, यहां से ये प्रेशर को खींच रहा है, तो यहां से प्रेशर खींचेगा तो ये फोर्स इधर इस साइड में लगेगा, इस साइड में लगेगा, तो यहां पे देखो ये फोर्स जो था इसके अंदर से यहां पे जाएगा, ठीक है, सक करेगा। इस वजह से यहां पे रुक रुक के बबलिंग आएगी और इस जगह पे जो है फ्लूइड गिरता जाएगा। जैसे जैसे फ्लूइड गिरेगा वैसे वैसे सक्शन जो है इसी तरीके से वर्क करता रहेगा डियर, ठीक है। याद रखना वाटर सील चैम्बर में कैसी बबलिंग होगी डियर? रुक रुक के, इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। जबकि प्रेशर चैम्बर में लगातार बबलिंग होना चाहिए। अब मान लो इसमें लगातार नहीं हो या इसमें रुक रुक के नहीं होने की बजाय लगातार होने लग जाए, उसका क्या मतलब है वो आगे सीखेंगे, ठीक है डियर, याद रखिएगा। चलेगा, आगे बात करेंगे हम लोग इंडिकेशन या यूजेज। कब यूज करते हैं अपन वाटर सील चैम्बर को या वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम का यूज क्या है? यस डियर, तो यस फर्स्ट बात करेंगे प्लूरल, प्लूरल इफ्यूजन के केस में यूज करेंगे। इट मीन्स मैं बात करूं लंग्स के अंदर, यस लंग्स के अंदर, यस लंग्स के अंदर यहां पे क्या इकट्ठा हो जाए डियर? फ्लूइड इकट्ठा हो जाए, फ्लूइड इकट्ठा हो जाए। नॉर्मली 5 से 15 ml होता है, लेकिन ये फ्लूइड 50 ml से ज्यादा हो जाए तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? प्लूरल इफ्यूजन कहलाएगी। दूसरी बात करें डियर न्यूमोथोरेक्स, न्यूमोथोरेक्स की कंडीशन में देखिएगा लंग्स पंक्चर हो जाए, लंग्स में इंजरी हो जाए जिसकी वजह से एयर बाहर निकल करके इस जगह पे आकर के इकट्ठा हो जाए, उसे बोलेंगे न्यूमोथोरेक्स। कोई चोट लग जाए तो ब्लड इकट्ठा हो जाए तो उसे क्या कहेंगे डियर? हीमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स की कंडीशन में यूज करेंगे। इसके अलावा डियर लिम्फ अगर इकट्ठा हो जाए, क्या इकट्ठा हो जाए डियर? लिम्फ, तो उसे बोलेंगे डियर, क्या बोलेंगे इसे? काइलोथोरेक्स, काइलोथोरेक्स कहेंगे। इसके अलावा डियर काइलोथोरेक्स हो जाए, इसके अलावा अपन बात करेंगे एम्फाइमा, एम्पाइमा यानी पस कलेक्शन हो जाए। किसका कलेक्शन हो जाए डियर? पस कलेक्शन हो जाए इन द प्लूरल कैविटी, प्लूरल कैविटी में पस इकट्ठा हो जाए तो एम्पाइमा हो जाएगा, उसमें भी अपन यूज करेंगे। इसके अलावा डियर पोस्ट सर्जिकल, पोस्ट सर्जिकल सर्जरी के बाद, मान लो कोई चेस्ट की सर्जरी हुई है उसके बाद में अपन ये ड्रेनेज सिस्टम लगा सकते हैं, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीज आर सम इंडिकेशंस यूजेज ऑफ वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को कब यूज करते हैं उसके इंडिकेशंस है। इन सभी कंडीशन में वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम को यूज कर सकते हैं। ओके डियर, प्लूरल इफ्यूजन में फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, न्यूमोथोरेक्स में क्या हो जाएगा? एयर इकट्ठी हो जाएगी। और न्यूमोथोरेक्स डिजीज है जिसको अपन डिटेल से पढ़ेंगे। न्यूमो मतलब एयर, थोरेक्स मतलब चेस्ट, हीमो मतलब ब्लड, थोरेक्स मतलब चेस्ट, ब्लड इकट्ठा हो जाए। काइलोथोरेक्स में क्या इकट्ठा हो जाएगा डियर? लिम्फ, लिम्फ एक्यूमुलेट हो जाएगा। एम्पाइमा में पस इकट्ठा हो जाता है। पोस्ट सर्जिकल, सर्जरी के बाद ब्लीडिंग हो सकती है ना, उस ब्लीडिंग को ड्रेन आउट करने के लिए अपन यूज कर सकते हैं। ओके डियर, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, यस इंस्ट्रूमेंट क्या क्या चाहिए इस पूरे प्रोसीजर को करने के लिए, यानी ट्रे सेटअप, क्या ट्रे सेटअप होना चाहिए। तो इसमें याद रखिएगा सबसे पहले बात करेंगे डियर एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन जो कि क्लीन करेंगे, क्योंकि यहां सर्जरी होगी तो इसको क्लीन करने के लिए बीटाडीन, बीटाडीन चाहिए। दूसरा बात करें डियर, इस जगह पे क्या करेंगे? एनेस्थीसिया देंगे, मतलब इस पार्ट को एनेस्थीसिया नहीं देंगे ना, कहेंगे लोकल एनेस्थीसिया अपन कहेंगे। तो याद रखिएगा 2% लिग्नोकेन, लिग्नोकेन चाहिए। इसके अलावा कट लगाने के लिए क्या चाहिए? स्कालपेल, स्कालपेल एंड सूचरिंग किट, सूचरिंग किट चाहिए। इसके अलावा डियर गोज चाहिए। इसके अलावा डियर और क्या चाहिएगा अपन को? यहाँ पे ग्लव्स। इसके अलावा ये कैथेटर, यस बुलायु या फिर ट्रोकार, ट्रोकार कैथेटर जिसे अपन चेस्ट ट्यूब के नाम से भी जानते हैं, यस और नो, कैथेटर। इसके अलावा डियर यहां पे जो वाल्व था, इसका वाल्व का नाम क्या था? हेमलिच, हेमलिच वाल्व।
इसके अलावा डियर एक ट्यूब होती है जिसे बोलते हैं वाई कनेक्टर, वाई कनेक्टर, ये भी दिखाऊंगा आगे इमेज, ये भी बताऊंगा क्या होता है। इसके अलावा डियर वाई कनेक्टर के अलावा ये पूरा क्लोज सर्किट, क्या चाहिए अपन को, पूरा का पूरा क्लोज सर्किट, जिसे क्या बोलेंगे डियर, आईसीडी नहीं, इसे अपन कहेंगे वाटर सील ड्रेनेज, वाटर सील ड्रेनेज, ड्रेनेज सिस्टम, जो किसी भी कंपनी का हो सकता है, फ्लोरेवेक का या जो भी आता है। इसके अलावा डियर और क्या चाहिएगा अपन को, सक्शन चाहिए, सक्शन चाहिए। इसके अलावा डियर अपन को चाहिएगा यहाँ पे, यस यहाँ पे चाहिएगा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम यानी अपन बोल सकते हैं वैसलीन गोज, वैसलीन गोज चाहिएगा। इसके अलावा डियर इसके अंदर अपन को और क्या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, लाइक दो जो है स्टेराइल वाटर, स्टेराइल वाटर की यस चाहिए, दो अपन को स्टेराइल वाटर की क्या चाहिए, 1000 ml की, 1000 ml की बोतल चाहिए। यस ये क्यों चाहिए आगे मैं बताऊंगा क्यों चाहिए। ये दो लीटर, 2 लीटर यानी 1000 ml की, यानी 1 लीटर की 2 बोतल यहाँ पे अपन को जरूरत पड़ेगी। क्यों पड़ेगी वो भी आगे अपन सीखेंगे। तो ये कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि जरूरत पड़ती है ड्यूरिंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम डियर। अब इनको अपन इमेजेस देख लेते हैं, फटाफट से बात करेंगे, इमेज बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। तो ये देखो अलग अलग कंपनी के अलग अलग टाइप के अपने चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम हो गए, जिसके अंदर ये हो गया कलेक्शन चैम्बर इतना इतना, इसके बाद में ये हो गया डियर, ये हो गया वाटर सील चैम्बर, ये क्या हो गया डियर, वाटर सील चैम्बर। वाटर सील चैम्बर है, इसमें कैसी बबलिंग होगी डियर, यहाँ पे इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। अगर कंटिन्यूअस हो रही है इसका मतलब एयर लीक है, इसलिए यहाँ पे है ना, यहाँ पे लिखा आता है एयर लीक मीटर भी लिखा आता है। क्या लिखा आता है डियर, एयर लीक मीटर। यहाँ पे बबलिंग कैसी होनी चाहिए, रुक रुक के, लेकिन लगातार हो रही है, इसका मतलब क्या हो रहा है, वहां पे एयर लीक हो गया, आगे लिखवा दूंगा, ठीक है डियर, क्वेश्चन बना के लिखेंगे। अगर यहाँ पे इस जगह पे इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए, बबलिंग मतलब बुलबुले, उस पानी के बुलबुले जो है रुक रुक के बनने चाहिए, अभी रुके बने इस तरीके से, लेकिन अगर लगातार बन रहे इसका मतलब वहां पे एयर लीक है कहीं ना कहीं सिस्टम में, ठीक है डियर। दूसरा कलेक्शन चैम्बर में फ्लूइड इकट्ठा होगा, 2 लीटर की कैपेसिटी है इसकी भी 2 लीटर की कैपेसिटी आप देख पा रहे हो। देन बात करेंगे डियर, ये है अपना प्रेशर चैम्बर, ये क्या है डियर, प्रेशर चैम्बर होता है। जबकि इसके अंदर जो प्रेशर चैम्बर है देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया, वाटर सील चैम्बर, वाटर सील चैम्बर, और इसमें ये हो गया प्रेशर चैम्बर, ठीक है डियर। तो अलग अलग डिवाइस में अलग अलग तरीके से जो है सेटिंग आती है, ठीक है। चलिएगा बात करेंगे, एक पेशेंट में इंडिविजुअल में एक यूज होता है, आफ्टर दैट इसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, दूसरा वाई कनेक्टर। दूसरा क्या बोला मैंने डियर, वाई कनेक्टर। तो वाई नाम से ही समझ में आ रहा है, इसको अपन क्या बोलते हैं, वाई कनेक्टर। देखिए अब इसका यूज क्या होगा, यूज क्या होगा, इसका यूज होगा, मान लीजिए दोनों लंग्स में अगर पानी भरा होता, यहां पर और यहां पर दोनों में लंग्स में पानी भरा होता, तो दोनों में एक एक ट्यूब डाल देते, और दोनों ट्यूब को अपन किससे कनेक्ट करते डियर, दोनों ट्यूब को किससे कनेक्ट कर देते, समझिएगा थोड़ा सा, ये वाई कनेक्टर बनाया मैंने, दोनों ट्यूब को किससे कनेक्ट कर देते डियर, वाई कनेक्टर के द्वारा अपन अटैच कर देते। इसका मतलब वाई कनेक्टर का यूज क्या है डियर, यस यूज्ड इफ फ्लूइड और एयर accumulation in both lungs, दोनों लंग्स में एक साथ हो जाए, तो ट्यूब को कनेक्ट करने के लिए अपन वाई कनेक्टर का यूज करें, ताकि एक ही डिवाइस से दोनों लंग्स का ड्रेनेज हो सके। अदरवाइज अगर वाई कनेक्टर का यूज नहीं करोगे तो 2 सिस्टम लगाने पड़ेंगे, राइट और लेफ्ट लंग के लिए, दोनों के लिए अलग अलग। लेकिन वाई कनेक्टर ये फैसिलिटी दे देता है सॉरी ये फैसिलिटी देता है कि वहां पे दोनों को अपन एक साथ ड्रेन आउट कर सकते हैं, ठीक है डियर। चलिएगा नेक्स्ट बात करते हैं, ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है ये है अपना चेस्ट ट्यूब कैथेटर। देखिए जो यहाँ पे चेस्ट ट्यूब में लगा हुआ है ना, ये वाला जो कैथेटर है, ये कैथेटर होता है, यस। इस कैथेटर का नाम, इस कैथेटर की खासियत क्या है, इसमें होल्स होते हैं, क्या होते हैं डियर, 8 से 10 होल्स होते हैं। इसके आप देखोगे ना यहाँ पे, अगर आपको दिखाई दे रहा है होल्स, यहाँ पे देखिएगा इस कैथेटर के अंदर ये होल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस कैथेटर को बोलते हैं डियर बुलायु कैथेटर और ट्रोकार
कैथेटर। बस यही क्वेश्चन आता है कि कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, बस क्वेश्चन आईसीडी के अंदर इंट्रा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम के अंदर कौन सा कैथेटर यूज करते हैं डियर। यस, राइट आंसर इज बुलायो कैथेटर। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो ट्रोकार कैथेटर। दोनों एक साथ आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि दोनों एक ही चीज है, ठीक है डियर, या तो बुलायो मिलेगा या ट्रोकार कैथेटर मिलेगा। राइट आंसर आपको कर देना है। अब ये साइज कितने का यूज करेंगे डियर, तो याद रखिएगा साइज यूज करेंगे एडल्ट के अंदर। एडल्ट में जो यूज करते हैं वो होते हैं 28 से 32 फ्रेंच का, 28 से 32 फ्रेंच का यूज करते हैं। जबकि बात करेंगे चाइल्ड के अंदर जो है डियर लगभग 18 फ्रेंच का यूज करेंगे। और न्यूबॉर्न के अंदर न्यूबॉर्न के अंदर यूज करेंगे डियर 12 से 14 फ्रेंच का। फ्रेंच एक्चुअली क्या है, इनकी मोटाई है, ये मोटाई। तो बच्चों में पतली मोटाई का होगा ना तो कम फ्रेंच होगा, इजंट इट। तो कम फ्रेंच का बच्चों में न्यूबॉर्न में यूज करेंगे, बच्चों में 18 फ्रेंच का, और एडल्ट में 28 से 32 फ्रेंच का बुलायू या ट्रोकार कैथेटर यूज करेंगे। याद रखिएगा एडल्ट वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा कैथेटर यूज करते हैं, तो आंसर दे दो ट्रोकार कैथेटर या बुलायू कैथेटर। दूसरा कितनी साइज का पूछ ले तो 28 से 32 साइज का अपन यूज करेंगे। क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया हो न्यूबॉर्न चाइल्ड तो हमेशा एडल्ट मान करके अपन आंसर देते हैं डियर, याद रखिएगा। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग यस हेमलिच वाल्व। तो देखिए इस डायग्राम के अंदर आपने देखा कि यहाँ पे मैंने बोला एक वाल्व लगाते हैं हेमलिच वाल्व जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है, जो कि फ्लूइड को इधर से इधर लाने में हेल्प करता है, वापिस रिवर्स फ्लूइड को जाने नहीं देता है। कैसे नहीं जाने देता है, यस डियर देखते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिखाई दे रहा है इस डायग्राम के अंदर, ये डिवाइस होता है अपना हेमलिच वाल्व। हेमलिच वाल्व यस, ये क्या करता है डियर, प्रिवेंट, yes it is unidirectional valve जो कि क्या करता है डियर, प्रिवेंट करता है किसको प्रिवेंट करेगा डियर, प्रिवेंट करेगा बैक फ्लो ऑफ फ्लूइड को वापस चेस्ट में जाने से रोकेगा डियर। अब देखिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। ये जो डिवाइस आपको दिखा रहा दे रहा है चेस्ट ड्रेनेज वाल्व बोलते हैं। ये ड्रेनेज वाल्व है डियर, ये जो साइड है ये साइड होती है पेशेंट की तरफ। ये कैसे होता है, पेशेंट की तरफ, पेशेंट से ये कनेक्ट हो जाएगा। और ये जो है ये किसकी तरफ होगा डियर, आईसीडी डिवाइस की तरफ। किसकी तरफ होगा, जो बॉक्स है ना अपना 3 चैम्बर वाला, उसकी तरफ ये होगा। इसमें क्या होता है डियर, जब फ्लूइड इधर से इधर आता है तो बीच में 2 पट्टियां होती है, तो ये मतलब इस तरीके से खुल जाती है जिससे फ्लूइड आगे चला जाता है। लेकिन जब वापस फ्लूइड आएगा तो ये बंद है, तो बंद होने की वजह से फ्लूइड वापस रिटर्न नहीं हो पाएगा। इसको इससे समझिए, इधर से फ्लूइड जाएगा तो ये ओपन हो जाएगी और इससे फ्लूइड आगे चला जाएगा। लेकिन रिवर्स अगर फ्लूइड आ रहे हैं तो ये चिपक जाते हैं, फिर फ्लूइड यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस वापिस इसके अंदर से ही जाने का ऑप्शन है, समझ में आया। तो इससे प्रिवेंट होता है बैकफ्लो ऑफ एयर या फिर फ्लूइड का, ठीक है। तो इट प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ फ्लूइड और एयर। फ्लूइड या एयर के बैकफ्लो को ये क्या करता है डियर, प्रिवेंट करता है। जिसमें याद रखिएगा इसका नीला वाला हिस्सा पेशेंट की तरफ होता है। देखिए इस डायग्राम में भी आप देख रहे हो पेशेंट की यहाँ पे कैथेटर लगा हुआ है और ये ट्यूब यहाँ से घूम करके ऐसे जुड़ी है, यानी पेशेंट की तरफ से तो है। फिर ये जो हिस्सा है वो किससे जोड़ देंगे अपन, कनेक्ट कर देंगे किससे, इसको अपन कनेक्ट कर देंगे किससे, आईसीडी डिवाइस से। अभी ये नॉट कनेक्टेड है बट आगे कनेक्ट अपन इसको कर देते हैं, समझ में आया। तो ये देखो ये ट्यूब घूम करके आ रही है, ये कपड़े के नीचे से आ रही है तो आपको दिख नहीं रही है। तो जो नीला हिस्सा होता है इसका, नीला जो हिस्सा होता है वो किस साइड होता है डियर, पेशेंट से कनेक्टेड होता है। और फॉरवर्ड जो हिस्सा होता है, उल्टा कनेक्ट कर दिया तो गड़बड़ कर दोगे, ध्यान रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान रखना हमेशा। चेस्ट ड्रेन वाल्व जो होता है इसे अपन हेमलिच वाल्व भी बोलते हैं या फिर चेस्ट ड्रेन वाल्व भी बोलते हैं, सीडीवी, चेस्ट ड्रेन वाल्व भी बोला जाता है। तो इस वाल्व का नीला हिस्सा हमेशा पेशेंट की तरफ होगा डियर, ठीक है। तभी तो फ्लूइड आएगा तो ये पट्टियां खुल जाती है और खुल के फ्लूइड आगे चला जाता है और वापस फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे पट्टियां चिपकी रहती है, समझ में आया बात यहाँ पे। तो इसमें नीला हिस्सा हमेशा पेशेंट की तरफ में होता है डियर। तो ये वाल्व क्या होता है, हेमलिच वाल्व या फिर चेस्ट ड्रेन वाल्व के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसका मेन फंक्शन क्या है डियर, यस यूनिडायरेक्शनल वाल्व होता है जो कि प्रिवेंट करता है बैकफ्लो ऑफ फ्लूइड और एयर के बैकफ्लो को ये प्रिवेंट करेगा, इजंट इट। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे
ट्यूब का प्लेसमेंट एंड पोजीशन, किस पोजीशन में होना चाहिए, ट्यूब का प्लेसमेंट कहाँ होना चाहिए। तो पहली बात तो डियर देखिएगा, ये जो हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा, इसे बोलते हैं एक्सिलरी लाइन, इसे बोलते हैं एक्सिला। तो बीचों बीच अपन बोलेंगे मिड एक्सिलरी लाइन। क्या बोलेंगे डियर, मिड एक्सिलरी लाइन। और दो रिब के बीच के स्पेस को बोलते हैं, क्या बोलेंगे डियर, यहाँ पे देखो इस डायग्राम के अंदर आप में दिख रहा होगा, ये स्टर्नम हो गई और ये आपकी रिब हो गई। दो रिब के बीच का स्पेस, ये पहला स्पेस, ये दूसरा स्पेस, ये तीसरा स्पेस, ये चौथा स्पेस और ये पांचवा स्पेस हो गया। ठीक है, तो इंटरकोस्टल स्पेस कहते हैं अपन इसको, क्या बोलेंगे, इंटरकोस्टल स्पेस। तो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो कहां होगा डियर, ट्यूब का प्लेसमेंट होगा मिड एक्सिलरी लाइन, मिड एक्सिलरी लाइन, यस, मिड एक्सिलरी लाइन बिटवीन फोर्थ और, या बिटवीन नहीं लिखेंगे, यस डियर, मिड एक्सिलरी लाइन फोर्थ और फिफ्थ इंटर कोस्टल स्पेस, पांचवें या चौथे इंटरकोस्टल स्पेस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट डियर, याद रखना। इससे पहले जो है यूज करा जाता था, अगर एयर इकट्ठी हो गई, देखो ओल्ड जो मेथड था, ओल्ड जो कट लगाते थे, अगर एयर इकट्ठी हो रही है, अगर एयर इकट्ठी हो रही है तो लगाते थे सेकंड या फिर थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस, और अगर फ्लूइड इकट्ठा हो रहा है तो जो कट लगाते थे वो एट्थ या फिर नाइन्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे लगाते थे ओल्ड मेथड में। बट लेटेस्ट कौन सा यूज करते हैं डियर, यही यूज करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप पुरानी बुक्स उठा के देखोगे तो यही मिलेगा। ठीक है, पुराने क्वेश्चन करोगे, पुरानी बुक्स उठा के देखोगे तो उसमें आंसर यही मिलेगा डियर। बट इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको गलत पढ़ा रहा हूं, ठीक है, मैं आपको सही पढ़ा रहा हूं। अगर आप आज से 4-5 साल पुरानी बुक्स उठा के देखेंगे तो यही आंसर मिलेंगे वहां पे। ठीक है, बट अभी अगर आप पढ़ोगे तो क्या पढ़ने वाले हो, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, पांचवे या चौथे। देखो ये हो गया आपके पहली रिब, ये पहली रिब दूसरी रिब के बीच में पहला इंटरकोस्टल स्पेस, दूसरी और तीसरी के बीच में दूसरा, तीसरा, चौथा। तो या तो यहां कट लगाएंगे अपन, दिख रहा होगा आपको, या फिर पांचवें स्पेस के यहां पे कट लगाएंगे, जो कि देखो निप्पल लाइन के आसपास होते हैं। निप्पल देखिए, हाथ को ऊपर करेंगे, निप्पल लाइन से मैच करते हुए यहाँ पे जो है फोर्थ या फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस अपन को मिल जाएगा। तो चाहे एयर इकट्ठी हो, चाहे एयर इकट्ठी हो, चाहे फ्लूइड इकट्ठा हो, हमेशा यस डियर कहां पे कट लगाया जाएगा, फोर्थ और फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। और कहां पे, मिड एक्सिलरी लाइन पे लगाएंगे। पोजीशन कौन सी देंगे डियर, तो याद रखिएगा फाउलर्स पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन देंगे, 45 डिग्री पे बेड को एलिवेट कर देंगे। 45 डिग्री पे बेड को क्या करेंगे डियर, एलिवेट करेंगे। फाउलर्स पोजीशन अपन यहाँ पे देंगे। फाउलर ऑप्शन में नहीं हो तो सुपाइन मिलेगी, लिख लीजिएगा। ठीक है डियर, चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट। तो ये क्वेश्चन पॉइंट है, डायरेक्ट याद रखना, ओल्ड वाले नहीं याद रखने क्योंकि ये नहीं आते। फिर भी अगर कोई एग्जामिनर ओल्ड क्वेश्चन बना देता है तो याद रखना 8th और 9th मिलेगा। अगर 4th 5th ऑप्शन में नहीं हो तो अब क्या ही कर सकते हैं, तो वहां पे ये आंसर तो देना ही है। बट अगर रिसेंट क्वेश्चन बनाया जाएगा तो यही आंसर इसका जाएगा। ठीक है डियर, चलेगा, बात करेंगे नेक्स्ट। बबलिंग इन द चैम्बर, तो अभी भी मैंने बताया नॉर्मल, यस डियर, नॉर्मली क्या होता है डियर, नॉर्मली वाटर सील चैम्बर में, वाटर सील चैम्बर के अंदर क्या होता है डियर, वाटर सील ये बीच वाला चैम्बर, बीच वाले चैम्बर में क्या होगा डियर, नॉर्मली कैसी बबलिंग होगी, इंटरमिटेंट बबलिंग होगी। जबकि प्रेशर चैम्बर में, प्रेशर चैम्बर के अंदर कैसी बबलिंग होगी डियर, यस डियर, कैसी बबलिंग होगी प्रेशर चैम्बर में, कंटिन्यूअस या फिर कांस्टेंट बबलिंग होगी। यानी ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है, नॉर्मल फिनोमिना, ऐसा तो होना ही चाहिए। ठीक है डियर, बट अगर मान लीजिए वाटर सील चैम्बर में या तो इंटरमिटेंट की जगह कंटिन्यूअस होने लग जाए, या फिर मैं बोलूं हो ही ना, इसका क्या मतलब है, तो देखिएगा दो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। वाटर सील चैम्बर में, वाटर सील चैम्बर में एबनॉर्मल बात कर रहे हैं, दो कंडीशन यहां पे हो सकती है। इफ
इफ कंटिन्यूअस बबलिंग, अगर कंटिन्यूअस बबलिंग होने लग जाए, या फिर इफ नो बबलिंग हो ही ना, तो दोनों केस में क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर। ठीक है, याद रखिएगा, मैंने बोला वाटर सील चैम्बर में नॉर्मली कैसी बबलिंग होती है? नॉर्मली कैसी होती है? इंटरमिटेंट बबलिंग होती है। लेकिन मैंने बोला कंटिन्यूअस लगातार बबलिंग होने लग जाए, इसका मतलब एबनॉर्मल है, या फिर बबलिंग हो ही नहीं रही है, इसका क्या मतलब होगा डियर? ठीक है डियर, तो दोनों के अंदर क्या नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? नर्सिंग रोल, क्या नर्सिंग रोल यहां पे रहेगा? ठीक है डियर, अगर लगातार देखिए रुक रुक के बबलिंग होनी चाहिए, लगातार बबलिंग हो रही है, तो जैसा कि मैंने बोला वाटर सील चैम्बर को अपन एयर लीक टेस्टिंग चैम्बर भी बोलते हैं। इस वजह से इसका मतलब होता है डियर, यस, इफ कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है तो वहां पे क्या हो सकता है डियर? एयर लीकेज इन सिस्टम में क्या है डियर? एयर लीकेज है। तो यहां पे नर्स क्या करेगी? तो नर्स या नर्सिंग ऑफिसर क्या करेगा? एयर लीक है भैया, आपको पता लग गया कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है, मतलब सिस्टम में कहीं ना कहीं एयर लीक हो रही है, तभी कंटिन्यूअस हो रही है, अदरवाइज तो उसमें इंटरमिटेंट बबलिंग, रुक रुक के बबलिंग होनी चाहिए थी। अब चूंकि एयर लीकेज हो रहा है तो नर्स का रोल आ जाता है। तो नर्स क्या करेगी? पहले यस, नर्स देखेगी सिस्टम को, क्या करेगी डियर? चेक करेगी, एयर लीकेज को क्या करेगी? चेक करेगी, आइडेंटिफाई करेगी। तो नर्स क्या करेगी? फर्स्ट आइडेंटिफाई एंड इन्फॉर्म फिजिशियन को इन्फॉर्म करेगी। और यहां पे एक लाल पॉइंट लिखता हूं, डू नॉट क्लैंप ट्यूब को क्लैंप नहीं करना है। यस डियर, वेरी इंपॉर्टेंट, ट्यूब को क्लैंप नहीं करना है। देखिएगा इस डायग्राम के अंदर, मान लीजिए यहाँ पे लगातार बबल्स बन रहे हैं, बबल बनने का मतलब कहीं ना कहीं लीकेज है, तो इस ट्यूब को क्लैंप नहीं करना है। क्लैंप बिल्कुल भी नहीं करना। अगर क्लैंप कर दिया तो चूंकि सिस्टम में लीकेज है, तो हो सकता है यहां था, कहीं भी हो सकता है, तो इस जगह पे क्या हो सकता है डियर? नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो सकता है। तो ट्यूब को क्लैंप तो करना ही नहीं है। यानी वेरी इंपॉर्टेंट, एयर लीकेज को इंडिकेट करती है कंटिन्यूअस बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर। अगर बबलिंग हो ही नहीं रही है, इसका क्या मतलब है डियर? तो बबलिंग नहीं हो रही है तो अपन को क्या करना है? सिंपली क्लैंप करना है ट्यूब को, क्लैंप ट्यूब फॉर शॉर्ट टाइम, क्लैंप ट्यूब फॉर शॉर्ट टाइम। बबलिंग नहीं हो रही है, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप सक्शन स्टार्ट ही नहीं किया है। ठीक है, सक्शन स्टार्ट करोगे तो ही तो बबलिंग होगी। तो पहले अपन को असेस करना है सक्शन को, असेस करो सक्शन को, उसके बाद में अगर सक्शन चालू है फिर भी बबलिंग नहीं हो रही है, इसके बाद में आप क्या करो? ट्यूब को क्लैंप करो फॉर शॉर्ट टाइम एंड इन्फॉर्म कर दो फिजिशियन को, इन्फॉर्म कर दो फिजिशियन को। मैंने क्या बोला? बबलिंग नहीं होने के दो कारण हो सकते हैं भैया। या तो क्या हुआ, आपने मतलब एक कारण हो सकता है कि आपने सक्शन मशीन ही चालू नहीं करी है, सक्शनिंग स्टार्ट ही नहीं करी है। सक्शन नहीं होगा तो बबलिंग कहां से आएगी उसके अंदर? समझी बात? अब मैंने बोला कि सक्शन चालू है फिर भी बबलिंग नहीं आ रही है, तब क्या करना है? ट्यूब को एक बार शॉर्ट टाइम के लिए क्लैंप कर दो, उसके बाद में फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है डियर। ठीक है, समझिएगा इस चीज को। ये पॉइंट आते हैं किसके रिगार्डिंग? वाटर सील चैम्बर के रिगार्डिंग। दूसरा बात करेंगे, प्रेशर चैम्बर में कैसी बबलिंग होनी चाहिए डियर? कंटिन्यूअस होनी चाहिए। अब कई क्वेश्चन मेरे से कई बच्चे पूछते हैं कि प्रेशर चैम्बर में इंटरमिटेंट हो रही है तो, है ना? तो प्रेशर चैम्बर के अंदर इंटरमिटेंट होती नहीं है, या तो कंटिन्यूअस होगी या होगी ही नहीं। समझ में आया? इंटरमिटेंट का तो कोई चांस ही नहीं होता है। तो प्रेशर चैम्बर में या तो कंटिन्यूअस होगी तो नॉर्मल है, लेकिन नहीं हो रही है, इसका मतलब आपने सक्शन मशीन चालू नहीं करी है, सक्शन को ऑन करिए, तभी वहां पे जो है बबलिंग स्टार्ट होगी डियर। ठीक है, लेकिन वाटर सील चैम्बर में नॉर्मली इंटरमिटेंट होती है, लेकिन अगर कंटिन्यूअस हो रही है इसका मतलब एयर लीकेज, सिस्टम में एयर लीकेज है। और अगर नहीं हो रही है इसका मतलब आपने प्रेशर चालू नहीं किया है, उसको चेक करो। फिर अगर प्रेशर चालू कर दिया फिर भी नहीं हो रही है तो फिजिशियन को इन्फॉर्म करो क्लैंप करके ट्यूब को। लेकिन कंटिन्यूअस के केस में क्लैंप नहीं करनी है डियर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस करेंगे ना आपको समझ में आएगा। लास्ट में हम लोग एमसीक्यू भी देखेंगे। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग
ऑसिलेशन इन द वाटर सील लेवल। वाटर सील लेवल, देखो ये जो लेवल है, ये लेवल जो होता है इस डिवाइस के अंदर, जो पैक्ड डिवाइस था अपना, इसके अंदर क्या होगा, इस लेवल सांस के साथ में पर्सन जब ब्रीथ लेगा तो ऊपर बढ़ेगा, छोड़ेगा तो नीचे आएगा। इस तरीके से ऑसिलेट करता है। क्या करता है डियर? ऑसिलेट करता है। किसके साथ में? पेशेंट की ब्रीथिंग के साथ में। तो ऑसिलेशन इन वाटर सील चैम्बर। तो वाटर सील चैम्बर के अंदर, वाटर सील चैम्बर के अंदर, यस डियर, वाटर सील चैम्बर के अंदर जब पेशेंट इनहेल करेगा, इनहेल करेगा तो लेवल क्या होगा डियर? इंक्रीज होगा। और जब पर्सन क्या होगा डियर? एक्सहेल करेगा, सांस छोड़ेगा, सांस ब्रीथ आउट करेगा, ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट भी लिख सकते हो, तो लेवल क्या होगा डियर? डिक्रीज होगा। ब्रीथ इन करेगा तो लेवल राइज, और ब्रीथ आउट करेगा तो लेवल क्या होगा डियर? डिक्रीज होगा। ये नॉर्मली चलता है। लेकिन अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा। अगर पेशेंट वेंटिलेटर पे है तो क्या हो जाएगा डियर? इनहेल करेगा तो लेवल डिक्रीज। तो वेंटिलेटर पे अगर पेशेंट है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर दिया गया है, तो इनहेल करने पे लेवल क्या होगा डियर? लेवल डिक्रीज होगा। और एक्सेल यानी ब्रीथ आउट करने पे लेवल क्या होगा डियर? लेवल इंक्रीज होगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। ठीक है डियर, ये चीज समझना। मैंने बोला वाटर सील चैम्बर के अंदर सांस के साथ में, ब्रीथ के साथ में लेवल ऊपर नीचे होता है। इसी ऊपर नीचे होने को अपन बोलते हैं ऑसिलेशन। इसी ऊपर नीचे होने को क्या बोलते हैं डियर? ऑसिलेशन कहा जाता है। अब यहाँ पे क्या हो, इसमें ये ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, नर्स ने नोट किया कि इसमें ये ऑसिलेशन बंद है, तो इसका क्या मतलब है और नर्सिंग रोल यहाँ पे क्या है? ठीक है डियर, तो नर्सिंग रोल देखते हैं। यस, इफ नो ऑसिलेशन, इफ नो ऑसिलेशन या फिर नो फ्लक्चुएशन इन वाटर सील चैम्बर, वाटर सील चैम्बर के अंदर कोई फ्लक्चुएशन नहीं हो रहा है, तो नर्सिंग रोल क्या है? नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? यस डियर, तो पहली बात तो करूं, वाटर सील चैम्बर में नॉर्मली सांस लेने पे लेवल ऊपर, सांस छोड़ने पे लेवल नीचे, और अगर पेशेंट पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेटर पे तो उल्टा कर लेना होगा, बट ऑसिलेशन होगा। वेंटिलेटर पे तो उल्टा होगा, और अगर नॉर्मली ब्रीथ कर रहा पर्सन तो क्या होगा? सांस लेने पे बढ़ेगा, सांस छोड़ने पे घटेगा। ठीक है डियर, अब बात करें ऑसिलेशन हो ही नहीं रहा, आपने नोट किया नर्स, एज ए नर्स के ऑसिलेशन नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या है डियर? तो इसका मतलब क्या होगा डियर? यस, क्लॉगिंग और किंकिंग ऑफ ट्यूब। पहला कारण तो ये हो सकता है, या फिर दूसरा कारण हो सकता है डियर फुल लंग एक्सपेंशन। फुल लंग क्या हो सकते हैं डियर? एक्सपांड हो चुके हैं पूरे लंग, अब और ड्रेन उसमें नहीं बचा है। तो दो ही कारण से क्या होगा? ऑसिलेशन नहीं होगा। पहला, या तो कोई क्लॉग या किंक आ गया है ट्यूब के अंदर, जो ट्यूब जुड़ी हुई है ना पेशेंट से, उस ट्यूब में कुछ मास या कुछ क्लोट आ गया है, या फिर फुल लंग एक्सपेंड हो चुके हैं डियर। ठीक है, जो लंग्स कोलैप्स हो रहे थे ना, अब वो फुल लंग एक्सपेंड हो चुके हैं। दो ही चीजों के, दो ही कारण में क्या होगा डियर? ऑसिलेशन रुकेगा, अदरवाइज ऑसिलेशन यानी लेवल जो है ऊपर नीचे होगा सांस के साथ में। ठीक है डियर, अब यहाँ पे नर्स क्या करेगी? व्हाट नर्स डू? तो नर्स क्या करेगी? अगर वहां पे कोई किंक है, किंक का मतलब ब्लॉकेज है, ट्यूब ब्लॉक हो गई, किंक हो गई है, उस केस में नर्स क्या करेगी? टैप द ट्यूबिंग को टैप करेगी एंड फाइंड किंकिंग। अगर नहीं मिलती है किंकिंग तो क्या करेगी? इन्फॉर्म करेगी फिजिशियन को, या करेगा फिजिशियन को। नर्सिंग ऑफिसर इन्फॉर्म करेगा किसको डियर? फिजिशियन को। बट पहले क्या करेगा? टैप द ट्यूबिंग को टैप करके देखेगा कि उसमें कहीं क्लोट तो नहीं है। यस डियर, याद रखिएगा, डू नॉट मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग। अगर आपको वहां क्लोट दिखता है, दिख गया आपको, आपने जांचा, उसको जांचने पे आपको क्लोट दिखाई दे दिया, अब क्या करो? उसको मिल्किंग स्ट्रिपिंग नहीं करना है। जनरली अपन करते हैं ना, आईवी लाइन लगी रहती है और आईवी लाइन ब्लॉक हो जाती है, तो अपन उसको ट्यूब को ऐसे घुमा फिरा करके क्या करते हैं?
क्लोट को आगे निकालने की कोशिश करते हैं, उसे मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग बोलते हैं। क्या बोला जाता है डियर? मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग। ऐसा यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ऐसा किया तो लंग्स में नेगेटिव प्रेशर हो जाएगा और उसे टेंशन न्यूमोथोरिक्स हो जाएगा डियर। ठीक है, याद रखिएगा, आगे लिखवाएंगे इस चीज को, चलेगा। तो ऑसिलेशन क्या होगा डियर? ऑसिलेशन नॉर्मली तो होगा, बट अगर नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है? दो कारण है, या तो किंकिंग हो गई या फिर फुल लंग एक्सपांड हो चुके हैं। नर्सिंग रोल, टैप द ट्यूबिंग्स टू फाइंड किंकिंग एंड इन्फॉर्म द फिजिशियन। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे असेसमेंट। असेसमेंट कब करना है? तो याद रखिएगा यहाँ पे एक फॉर्मूला 15-60 15-60। इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब होता है डियर, यस, असेस द पेशेंट, असेस द पेशेंट एंड यस आईसीडी, इंट्रा चेस्ट ड्रेनेज सिस्टम, आईसीडी सिस्टम, जो एक क्लोज सर्किट सिस्टम था ना, उसमें वाटर सील चैम्बर, उनको सबको असेस करना है। असेस द पेशेंट एंड आईसीडी फॉर 15 मिनट आफ्टर एवरी 1 आवर। हर 1 घंटे के बाद 15 मिनट तक असेस करना है पेशेंट को, हर 1 घंटे में। मान लो अभी चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम स्टार्ट किया तो 15 मिनट तक उसे ऑब्जर्व करना, पेशेंट को भी ऑब्जर्व करोगे और उसमें देखना है कि वाटर सील चैम्बर के अंदर इंटरमिटेंट बबलिंग आ रही है, प्रेशर चैम्बर के अंदर कंटिन्यूअस बबलिंग आ रही है, ऑसिलेशन हो रहा है, ये नॉर्मल फाइंडिंग असेस करनी है। पेशेंट के वाइटल साइन स्टेबल है, वो मॉनिटर करना है 15 मिनट तक। 15 मिनट तक ओके चला, उसके बाद में अपन असेस करना छोड़ सकते हैं। बट जैसे 1 घंटा होगा फिर से 15 मिनट तक, इसलिए मैंने बोला 15-60 15-60 15-60, इस तरीके से हर 1 घंटे बाद 15 मिनट के लिए उसे असेस करना है डियर, याद रखिएगा, दिस इज द असेसमेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहां से भी। अगला, पोजीशन कौन सी देंगे? तो यस डियर, पोजीशन कौन सी देते हैं यहाँ पे? फाउलर्स पोजीशन, फाउलर्स पोजीशन देंगे। ये ऑप्शन में नहीं मिले तो सुपाइन पोजीशन वहां पे मिलेगी, और सुपाइन पोजीशन दे सकते हैं। हेड जो है 45 डिग्री पे एलिवेट होना चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे पाल्पेशन। यस डियर, पाल्पेशन क्या होता है? पाल्पेशन का मतलब होता है प्रेशर लगा के देखना। तो देखिएगा, चूंकि यहाँ पे ट्यूब डली है अंदर की तरफ में, तो ये जो ट्यूब अंदर डाली है, इस ट्यूब में यहाँ पे कोई एयर तो इकट्ठा नहीं हो गई है। यहाँ पे क्या हो सकता है? स्किन के नीचे, यस, स्किन के नीचे क्या हो सकती है? बिलो स्किन, बिलो स्किन क्या हो सकती है डियर? एयर एक्यूमुलेट हो सकती है, एयर एक्यूमुलेट हो सकती है। इसी एयर को फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे डियर? पाल्पेशन करते हैं। यस डियर, palpate around the chest tube insertion site, palpate around the chest tube insertion site to find crepitus। क्रीपिटस का मतलब होता है डियर एयर इकट्ठी है या नहीं, इस चीज को फाइंड करने के लिए नर्स को हर घंटे बाद में पेशेंट के यहाँ पे जहां से वो ट्यूब अंदर गई है उसके सराउंडिंग में क्या करना है? ऐसे देखना है। अगर सराउंड दबाने से अपन को लगता है कि यहाँ पे बुलबुले जैसा महसूस हो रहा है, हवा जैसा महसूस हो रहा है, इसका मतलब जो है ट्यूब क्या हो गई है? मिसप्लेस हो गई है। इसका मतलब अगर क्रीपिटस फाउंड होते हैं, क्रीपिटस का मतलब होता है एयर एक्यूमुलेशन, एयर एक्यूमुलेशन। अगर क्रीपिटस फाउंड होता है, इसका मतलब ट्यूब डिस्प्लेस हो गई है डियर। फिर उसके बाद में फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है, याद रखिएगा। तो पाल्पेट करने से क्या पता चलेगा? ट्यूब डिसलॉज या डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो गई है। तो उसको पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे डियर? उस क्रीपिटस को फाइंड करने के लिए अपन पाल्पेशन वहां पे करेंगे। इस सराउंडिंग पे अपन हाथों से चारों तरफ में अपन पाल्पेट करके देखेंगे कि वहां पे कोई एयर इकट्ठा नहीं हो गई है। ठीक है डियर, चलिएगा, नेक्स्ट बात करेंगे ट्यूब मैनिपुलेशन। देखिएगा, ट्यूब मैनिपुलेशन का मतलब क्या है? ट्यूब मैनिपुलेशन में 2 चीजें आती है। फर्स्ट वन इज यस, इफ ट्यूब डिस्कनेक्टेड, इफ ट्यूब डिस्कनेक्टेड, और दूसरा आता है डियर इफ ट्यूब
डिसलॉज्ड और पुल्ड आउट, इफ ट्यूब डिसलॉज्ड और पुल्ड आउट, इफ ट्यूब डिस्कनेक्ट। तो देखिए मान लो यहां से हट गई तो ये तो हो गया डिस्कनेक्शन, और यहां से निकल गई ये ट्यूब, यहां से निकल गई तो ये क्या होगा डियर, ये चीज क्या कहलाएगी, पुल्ड आउट। तो ट्यूब, यस डियर, यस ट्यूब पुल्ड आउट फ्रॉम चेस्ट से ही पुल्ड आउट हो जाए। और ट्यूब डिस्कनेक्शन का मतलब क्या होता है, यस डियर, ट्यूब डिस्कनेक्टेड फ्रॉम आईसीडी सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो जाए। यहां से मान लो ट्यूब निकल गई, यहां से ट्यूब निकल गई तो ये चीज तो कहलाएगा डिस्कनेक्शन, और ट्यूब यहां से खिंच जाए उसे अपन क्या कहेंगे, ट्यूब डिसलॉजमेंट कहेंगे। अब इन दोनों ही केस में नर्स को क्या करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, दोनों ही केस में नर्स को क्या करना है, फर्स्ट पॉइंट, यस डियर, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट पॉइंट, इफ ट्यूब डिस्कनेक्टेड, अगर ट्यूब डिस्कनेक्टेड हो गई है तो नर्स को क्या करना चाहिए, यस डियर, तो नर्स को क्या करना है, मैंने बोला ना, अपन ने वो पढ़े थे आर्टिकल्स, उसमें बोला 2 लीटर की बोतल, स्टेराइल वाटर बोतल क्यों रखते हैं, तो उसमें क्या करना है, यस, पुट द एंड ऑफ ट्यूब इन स्टेराइल वाटर एंड इन्फॉर्म फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना। समझिएगा, मान लीजिए ये ट्यूब यहां से हट गई, तो अब इस ट्यूब को यहां से हटने की बाद में, चूंकि यहाँ पे एक सिस्टम क्लोज होना चाहिए, तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये ट्यूब हट गया, सिस्टम हट गया, तो यहाँ पे अपन एक कंटेनर जो अपना था उसमें स्टेराइल वाटर होगा, उसमें इस ट्यूब को डुबो देंगे। डुबोने से एक क्लोज सर्किट रहेगा ताकि एयर वापस से अंदर नहीं जाए। ठीक है डियर, तो अपन को ट्यूब को क्या करना है, सिंपली उसमें डुबो करके रखना और फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देना है। लेकिन ट्यूब यहीं से निकल जाए, ट्यूब यहीं से खिंच जाए, मान लीजिए कोई भी कारण हो सकता है, माल प्रैक्टिस हो सकती है, किसी भी कारण से पेशेंट के यहां से ट्यूब खिंच गई, निकल गई, मान लीजिए ये जो सिस्टम था वो हैंग करके रखा हुआ था बट ये गिर गया नीचे, ठीक है, और गिरने से वो खिंच करके बाहर ट्यूब निकल गई, ट्यूब पुल्ड आउट हो गई। अब देखो ट्यूब पुल्ड आउट होगी तो यहां से सिक्रीशन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, यहां से सिक्रीशन बाहर आएंगे कि नहीं आएंगे, एयर यहाँ पे एयर अंदर जाके इकट्ठा भी हो सकती है, तो इसको प्रिवेंट करने के लिए, यस डियर, तो दूसरा नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी डियर, इफ ट्यूब डिसलॉज्ड या फिर पुल्ड आउट, अगर ट्यूब पुल्ड आउट हो गई है तो नर्स को क्या करना चाहिए। ठीक है डियर, तो क्या ट्यूब को वापस डाल दो, क्या नया चेस्ट ट्यूब डालना है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो नर्स को क्या करना है, सिंपली क्या करना है, अप्लाई स्टेराइल ओक्लूसिव वैसलीन या पेट्रोलियम भी लिखा होता है क्योंकि वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली है। ठीक है डियर, वैसलीन ड्रेसिंग क्यों लगाया, ताकि एयर उसको क्रॉस ना कर पाए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। ये डियर, अगर ट्यूब डिसलॉज्ड या पुल्ड आउट हो गई है तो नर्स को क्या करना है, जहां से ट्यूब घट गई है उस स्किन पे अब क्या करना है, ताकि एयर अंदर ना जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे एक ड्रेसिंग लगा देगी, जो कि कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल होनी चाहिए। पहली बात तो कैसी होनी चाहिए, स्टेराइल। दूसरी ओक्लूसिव का मतलब उसको आर पार कुछ कर नहीं पाए, ओक्लूसिव मतलब चिपक जानी चाहिए, ओक्लूसिव। और वैसलीन ड्रेसिंग वहां पे अपन लगाएंगे, ताकि जो है वैसलीन ड्रेसिंग लगाने का मतलब ये है कि एयर आर पार नहीं जा पाए। तो दो चीजें आगे, ट्यूब डिस्कनेक्ट हो गई तो ट्यूब को सिंपली जो 1 लीटर का जो आपके पास वाटर पड़ा है स्टेराइल, उसमें डुबो करके रख दो। दूसरा, अगर ट्यूब डिसलॉज्ड हो गई तो आपको अप्लाई कर देना ओक्लूसिव वैसलीन स्टेराइल ड्रेसिंग, वहां पे अप्लाई कर देना डियर। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग लेवल ऑफ सिस्टम की बात करेंगे। देखो, जो चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम है, बॉक्स जो अपनाता है 3 बोतल वाला चैम्बर है, वो हमेशा चेस्ट के लेवल से नीचे टंगा होना चाहिए, वो हमेशा नीचे होना चाहिए। यस डियर, याद रखिएगा, आईसीडी
system should be below the level of chest. चेस्ट के लेवल से हमेशा नीचा होना चाहिए। अगर आपने ऊपर कर दिया तो वहां पे नेगेटिव प्रेशर पड़ेगा लंग्स के ऊपर। दूसरा पॉइंट, वाटर सील चेंबर में वाटर का जो लेवल होता है वो 20 सेंटीमीटर तक हमेशा रहना चाहिए। तो दूसरा पॉइंट याद रखना, लेवल ऑफ वाटर इन वाटर सील चेंबर कितना होना चाहिए डियर? 20 सेंटीमीटर तक होना ही चाहिए। ठीक है डियर, उससे कम है तो उसको वापस फिल करना है। चलेगा, नेक्स्ट बात करेंगे रिपोर्ट। यस डियर, रिपोर्ट नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नर्स को कब रिपोर्ट करना है, फिजिशियन को कब रिपोर्ट करना है? तो यस डियर, याद रखिएगा, नर्स शुड रिपोर्ट फिजिशियन if drainage is cloudy, यानी ड्रेनेज इज मतलब अपन बोल सकते हैं एक्सेसिव क्लाउडी, बहुत ज्यादा क्लाउडी है, एक्सेसिव ब्लड है और एक्सेसिव ब्लड है। इन केसेस में देखो, जो ड्रेनेज इकट्ठा हो रहा है ना चेस्ट से निकल के, उसमें अगर बहुत ज्यादा ब्लड है या वो बहुत ज्यादा क्लाउडी है, उस केस में नर्स को क्या करना है? रिपोर्ट करना है फिजिशियन को कि इस तरीके का फ्लूइड वहां पे आ रहा है। ठीक है डियर, फर्दर फिर उसके अनुसार जो है ट्रीटमेंट प्लान तैयार किया जा सकता है। चलेगा, नेक्स्ट बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे डियर, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग। तो मैंने बोला अगर ट्यूब किंक हो जाए तो वहां पे मिल्किंग या स्ट्रिपिंग नहीं करना है। मिल्किंग स्ट्रिपिंग का एग्जांपल मैंने दिया, लाइक आप कई बार देखते होंगे पेशेंट को आईवी लाइन फ्लूइड चल रहा है और पेशेंट फ्लूइड चल रहा है, फिर उसके बाद थोड़ी देर आईवी लाइन बंद कर दी, 1 घंटे बाद फिर से आपने आईवी लाइन स्टार्ट करी और फ्लूइड जा ही नहीं रहा, उस चैम्बर में ड्रॉप गिर ही नहीं रही है। तो उस केस में क्या करते हैं नर्सिंग स्टाफ, क्या करता है, आपके जो आईवी लाइन है उसको इस तरीके से मरोड़ता है। मरोड़ने से एक प्रेशर क्रिएट होगा और वो फ्लूइड आगे बढ़ता है। ठीक है, उसे मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग बोला जाता है। बट यहाँ पे आईसीडी के केस में मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग स्ट्रिक्टली कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है डियर, याद रखना। इन केस ऑफ ट्यूब किंकिंग, किंक का मतलब होता है ब्लॉकेज, यस, मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड है डियर। अगर ये किया गया तो चेस्ट में नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर की वजह से टेंशन न्यूमोथोरेक्स कॉज कर सकता है। तो मिल्किंग एंड स्ट्रिपिंग क्या कर सकती है डियर? इट मे कॉज टेंशन न्यूमोथोरेक्स और टेंशन न्यूमोथोरेक्स आगे अपन पढ़ेंगे डिजीज पोर्शन के अंदर। ठीक है, न्यूमोथोरेक्स पूरा पढ़ाऊंगा जिसमें टेंशन न्यूमोथोरेक्स भी आता है डियर, याद रखिएगा। चलिएगा, नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे, रिमूवल ऑफ चेस्ट ट्यूब आफ्टर ड्रेनेज। ड्रेनेज पूरा कंप्लीट हो गया है, यस डियर, ड्रेनेज कंप्लीट होने के बाद में चेस्ट ट्यूब को वहां से रिमूव किया जाएगा। रिमूव करने का क्या तरीका होगा डियर? तो रिमूव करने के टाइम पे, यस डियर, तो याद रखना, while removing chest tube क्या करना है? yes dear, ask the patient to take deep breath, hold breath and bearing down a fort like Valsalva maneuver।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट। यस डियर, चेस्ट ट्यूब निकालते टाइम पे कौन सा मैनुअर करवाया जाता है पेशेंट को? वल्सलवा मैनुअर करवाते हैं। वल्सलवा मैनुअर एक्चुअली क्या होता है, इसे कार्डियक मैनुअर भी कहते हैं। ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में। इस मैनुअर में क्या करते हैं अपन, वल्सलवा मैनुअर के अंदर क्या करते हैं डियर, पेशेंट को बोलते हैं सांस गहरी लीजिए, होल्ड कीजिए और अब उसे जोर लगाइए नीचे की तरफ में, जैसा पोटी करते टाइम जोर लगाते हैं ना, तो उस वैसा जोर लगाना है। और पेशेंट को बोलना है कि ब्रीथ आउट करने की कोशिश करे बट माउथ क्लोज होना चाहिए, नोज क्लोज होनी चाहिए, और बोलो कि ब्रीथ छोड़ने की कोशिश करो। तो यहाँ पे जो जोर आएगा फेस के ऊपर, या सुनो प्रेशर क्रिएट होगा, उस प्रेशर को अपन बोलते हैं वल्सलवा मैनुअर, याद रखिएगा। तो पेशेंट को डीप ब्रीथ और ब्रीथ को होल्ड करवाना और ब्रीथिंग डाउन एफर्ट लगाना है। और जैसे ही पेशेंट ऐसा करेगा तुरंत से अपन ट्यूब को फास्टली क्या कर लेंगे, रिमूव कर लेंगे। जैसे पेशेंट वल्सलवा मैन्यूवर करेगा ट्यूब को बाहर निकाल लेंगे और यहाँ पे क्या लगा देंगे, अप्लाई अप्लाई ऑकल्जिव स्टेराइल ड्रेसिंग। यस डियर, अप्लाई ऑकल्जिव स्टेराइल ड्रेसिंग वहां पे अप्लाई कर देंगे। ऑकल्जिव स्टेराइल ड्रेसिंग जो है वहां पे अपन अप्लाई कर देंगे। तो व्हाइल रिमूविंग चेस्ट ट्यूब आस्क द पेशेंट टू टेक डीप ब्रीथ, होल्ड ब्रीथ एंड ब्रीथिंग डाउन इफेक्ट लाइक वल्सलवा मैनुअर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा मैनुअर करवाते हैं व्हाइल रिमूविंग द चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ट्यूब, ट्यूब को हटाते टाइम पे, तो कौन सा लगाएंगे डियर, वल्सलवा मैनुअर लगाएंगे। ठीक है, एक पॉइंट मैं भूल गया हूं यहाँ पे, वो याद रखिएगा, जो मैंने ये वाला पॉइंट पढ़ाया था आपको। इफ ट्यूब डिसलॉज्ड हो जाती है तो यहाँ पे अपन स्टेराइल ऑकल्जिव ड्रेसिंग लगाते हैं यहाँ पर भी। लेकिन ये ड्रेसिंग कब लगाते हैं, जब जैसे पेशेंट सांस छोड़ता है उसी टाइम पे चिपका देते हैं। तो याद रखना, वाइल पेशेंट एक्सहेल, कब अप्लाई करते हैं, वाइल जब अप्लाई करते हैं जब पेशेंट क्या करता है डियर, एक्सहेल करता है, सांस छोड़ता है, ब्रीथ आउट करता है, उस टाइम पे ये अप्लाई अपन करेंगे। ठीक है, और चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज होने के बाद में जब अपन रिमूव करते हैं तो उसको रिमूव करने के लिए वल्सलवा मैनुअर अपन करवाएंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, याद रखिएगा। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे। यस डियर, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या है चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के। तो देखो यहाँ पे सर्जरी हो रही है, तो सर्जरी होने पे यहाँ इन्फेक्शन भी हो सकता है, ब्लीडिंग भी हो सकती है, लंग्स में इंजरी भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि कट लग रहा है तो लंग्स में भी तो कट लग सकता है, यस और नो। और डिसलॉजमेंट ऑफ ट्यूब डिसलॉज भी वहां पे हो सकती है। दीज सम आर कॉम्प्लिकेशन, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से नहीं बनता है। चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, जैक्सन प्रेट ड्रेनेज सिस्टम, जेपी ड्रेनेज, इसे बोला जाता है जेपी ड्रेन। तो ये जेपी ड्रेन बहुत बार ये क्वेश्चन डियर, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड एमसीक्यू, यस डियर, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। काफी बार ये क्वेश्चन आ चुका है, ये इमेज देते हैं या फिर इस तरीके का कोई इमेज देते हैं, पेशेंट से ट्यूब लटका हुआ होता है और इस जो बॉक्स जैसा, बल्ब जैसा जो आपको ड्रेन दिखाई दे रहा है, इसे जेपी ड्रेन बोला जाता है। कई बार शॉर्ट नाम मिलता है डियर जेपी ड्रेन, और कई बार पूरा नाम एग्जाम में आता है जैक्सन प्रेट ड्रेनेज के नाम से जाना जाता है। और ये क्या है डियर, इट इज सर्जिकल ड्रेन। क्या है डियर, ये सर्जिकल ड्रेन सिस्टम होता है। इसके अंदर ये वाला जो हिस्सा है सर्जरी की साइट पे, यस डियर, सर्जिकल ड्रेन ऑफ ब्लीडिंग सर्जरी। देखो चाहे सर्जरी कहीं भी हो, कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है या चेस्ट की सर्जरी हुई है, तो ब्लीडिंग को रिमूव करने के लिए ये ड्रेन अपन वहां पे लगा करके छोड़ देते हैं। इस वाले हिस्से को पेशेंट के अंदर अपन लगा देते हैं। मान लो चेस्ट के अंदर सर्जरी हुई है, पोस्ट थोरेकोटोमी, इस वाले हिस्से को जिसके अंदर बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, इसको अपन बॉडी के अंदर मूव कर देते हैं और इसको ऐसे पिचका करके छोड़ देते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इसको अपन ऐसे दबा करके इसको छोड़ दें। पहले दबाएंगे, देन आफ्टर इसको रिमूव करेंगे। तो इसमें इसको दबाने से इसमें सक्शन क्रिएट हो जाएगा, जिसकी वजह से अब ये धीरे धीरे वापस खुलेगा। तो खुलेगा तो ये क्या करेगा डियर, खींचेगा, फ्लूइड को क्या करेगा, खींचेगा। और जैसे जैसे ये फूलता जाएगा इसमें ब्लड जो है इकट्ठा होता जाएगा डियर। ठीक है, याद रखना, इसको लगाने से पहले इसको क्या करेंगे अपन, स्क्वीज करेंगे। लगाने से पहले क्या करेंगे डियर, स्क्वीज करेंगे। स्क्वीज करने के बाद में ट्यूब को ड्रेन की जगह पे इंसर्ट कर देंगे। चूंकि मैंने बोला ये सर्जिकल ड्रेन है, क्या है डियर, सर्जिकल ड्रेन है। ब्लड को
ब्लीडिंग को ड्रेन करने के लिए यूज होता है। इसको लगाने के लिए इस ट्यूब को कब लगाएंगे, पहले इसे स्क्वीज करेंगे, स्क्वीज करके ट्यूब को इंसर्ट करेंगे, देन आफ्टर इसे छोड़ देंगे। अब जैसे ही ये वापस फूलेगा तो एक सक्शन क्रिएट करेगा, जिसकी वजह से ड्रेन जो है इस ट्यूब के द्वारा जो ड्रेन है वो इसमें इकट्ठा होता जाएगा डियर। बहुत बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्पेशली जैक्सन प्रेट ड्रेनेज या फिर जेपी ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। क्वेश्चन क्या आता है, ये आईसीडी से इसका लेना देना नहीं है, सॉरी स्टूडेंट्स। चलिए, तो मैंने बोला इसका चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम से कोई लेना देना नहीं है, ये जस्ट मैंने आपको बताया है कि ये भी एक ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, जैक्सन प्रेट ड्रेनेज सिस्टम या फिर जेपी ड्रेनेज सिस्टम, इसको अपन चेस्ट ड्रेनेज के लिए भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बट स्पेशली चेस्ट के लिए नहीं बना है। बॉडी की कहीं भी ब्लीडिंग हो रही है आफ्टर सर्जरी, ठीक है, इसीलिए इसे सर्जिकल ड्रेनेज सिस्टम भी बोलते हैं। सर्जिकल ब्लीडिंग जो होती है ना, उस सर्जरी साइट से जो ब्लीडिंग हुई है उसको रिमूव करने के लिए इस ड्रेनेज सिस्टम का अपन यूज कर सकते हैं। ठीक है डियर, चलिएगा नेक्स्ट बात करेंगे, एयरवे सक्शनिंग। ठीक है डियर, जैसा कि मैंने बोला था कि जो अपना 3 बोतल सिस्टम होता है, वाटर सील चैम्बर होता है, उसे किससे कनेक्ट करते हैं डियर, उसे अपन प्रेशर चैम्बर से कनेक्ट करते हैं। ये इस तरीके का आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स के अंदर, जनरली पेशेंट के पीछे की साइड में लगा होता है बेड के। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है वो क्या कहलाता है, एयरवे सक्शन कहलाता है। तो इसे अपन क्या बोलेंगे, वॉल एयरवे सक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, वॉल एयरवे सक्शन। ऐसे एक पोर्टेबल भी होता है, जो मशीन होती है पोर्टेबल। ठीक है, तो वॉल एयरवे सक्शन में याद रखिएगा फर्स्ट पॉइंट, यस डियर, सक्शनिंग। नॉर्मल क्वेश्चन आता है, सक्शनिंग शुड नॉट बी डन ग्रेटर देन 10 सेकेंड। 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शनिंग कभी भी नहीं करनी चाहिए एक बार में। ये क्वेश्चन काफी बार आता है डियर। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट है, यस डियर, सक्शन प्रेशर। तो सक्शन प्रेशर, ये वाल वाले का जो सक्शन प्रेशर है वो कितना होता है डियर, 80 से 120 mm ऑफ Hg। और जो पोर्टेबल आता है, पोर्टेबल सक्शन डिवाइस आता है, उसका प्रेशर सेट करते हैं डियर 10 से 15 mm ऑफ Hg प्रेशर होना चाहिए। तो जो वॉल वाले का जो प्रेशर है वो कितना होगा, 80 से 120, जबकि पोर्टेबल का कितना होगा डियर, 10 से 15 mm ऑफ Hg होगा। न्यूबॉर्न में याद रखना, न्यूबॉर्न में ये प्रेशर कम हो जाएगा, 50 से 90 हो जाता है, जबकि पोर्टेबल के केस में ये होता है 2 से 5 mm ऑफ Hg। लिख लीजिएगा, जब बच्चा पैदा होता है उसमें सक्शनिंग करते हैं ना, एयरवे की सक्शनिंग, वहां पे ये काम आता है। ठीक है डियर, तो एयरवे सक्शनिंग जो है, एयरवे सक्शनिंग कभी भी 10 सेकेंड से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर एयरवे सक्शनिंग 10 सेकेंड से ज्यादा करोगे तो पर्सन में क्या हो जाएगा डियर, हाइपोक्सिया हो जाएगा। ठीक है, याद रखना। तो कभी भी 10 सेकेंड से ज्यादा सक्शनिंग एक बार में नहीं करना है, रुक रुक करके अपन इसको कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन पॉइंट, सक्शनिंग प्रेशर वाल वाला है तो उसमें कितना सेट करोगे, 80 से 120, और अगर पोर्टेबल है तो कितना करोगे, 10 से 15। न्यूबॉर्न है तो ये हो जाएगा कितना डियर, 50 से 90, और पोर्टेबल के केस में 2 से 5 mm ऑफ Hg प्रेशर, अपन इससे ज्यादा प्रेशर नहीं लगाएंगे। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, ड्यूरिंग द सक्शनिंग करते टाइम, एयरवे सक्शनिंग की जा रही है, उस टाइम पे पेशेंट के अंदर टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया हो गया। क्या हो गया डियर, या तो टेकिकार्डिया या ब्रेडिकार्डिया, दोनों में से कोई भी कंडीशन हो सकती है। तो क्या करना चाहिए, क्वेश्चन, ड्यूरिंग द सक्शनिंग प्रोसीजर इफ द पेशेंट्स हार्ट रेट इज डिक्रीजिंग या फिर इंक्रीजिंग, दोनों ही क्वेश्चन आ सकते हैं, इंक्रीजिंग, देन नर्सिंग एक्शन। तो नर्सिंग एक्शन क्या होगा, तो हार्ट रेट एबनॉर्मल होने का मतलब है डियर ऑक्सीजन प्रॉपर, क्योंकि सक्शनिंग करते टाइम अगर आपने 10 सेकेंड या 20 सेकेंड से ज्यादा सक्शनिंग कर दिया तो हाइपोक्सिया डेवलप होगा। क्या डेवलप होगा, हाइपोक्सिया। तो हाइपोक्सिया को प्रिवेंट करना अपन को, तो क्या करेंगे, सबसे पहले इमीडिएटली फर्स्ट एक्शन इमीडिएटली क्या करेंगे डियर, इमीडिएटली करेंगे, स्टॉप करेंगे सक्शनिंग को, तुरंत सक्शनिंग रोक देंगे। और सेकेंड एक्शन क्या होगा डियर, रीऑक्सीजिनेट
द पेशेंट, पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी देंगे। क्या देंगे डियर? पेशेंट को ऑक्सीजनेट करेंगे। ऑक्सीजन थेरेपी अपन पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, ठीक है डियर। तो डीऑक्सीजनेट, रीऑक्सीजनेट, सॉरी डी नहीं, रीऑक्सीजनेट करेंगे पेशेंट को। तो ये ऑप्शन में नहीं मिले, ये वाला ऑप्शन में नहीं मिला, तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा रीऑक्सीजनेट द क्लाइंट, पेशेंट और क्लाइंट। लेकिन ये ऑप्शन में है और ये भी दोनों ऑप्शन में, तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे डियर? इसी को देंगे, इमीडिएटली स्टॉप द सक्शनिंग, ठीक है डियर। तो पेशेंट की अगर हार्ट रेट एबनॉर्मल देखने को मिलती है तो प्रोसीजर को रोक दो और पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम लोग, एमसीक्यू सेशन। तो आज जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है आईसीडी, उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज में आपके लिए लेकर के आया हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, यस डियर, ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ऑफ ए पेशेंट, ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज ऑफ ए पेशेंट देयर इज इंटरमिटेंट बबलिंग इन द वाटर सील चैम्बर, व्हाट इज कंसिडर्ड? यस डियर, ड्यूरिंग चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज देखा गया कि वाटर सील चैम्बर में इंटरमिटेंट बबलिंग हो रही है। इसका क्या मतलब है? तो आज के लेक्चर में अपन ने पढ़ा इंटरमिटेंट बबलिंग वाटर सील चैम्बर में नॉर्मल है। यस डियर, इट इज नॉर्मल फाइंडिंग। यस डियर, कुछ नहीं करना है, डॉक्यूमेंट कर लेना है। तो इट इज नॉर्मल फाइंडिंग, ठीक है। तो लीकेज, लीकेज कब है डियर? इफ कंटिन्यूअस, इफ कंटिन्यूअस बबलिंग, अगर कंटिन्यूअस या कांस्टेंट बबलिंग हो रही है वाटर सील में तो लीकेज होने के चांसेस है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन इज ऑल आर ट्रू अबाउट वाटर सील ड्रेनेज एक्सेप्ट, एक्सेप्ट वाला क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें बोला कि सभी सच है एक को छोड़ करके, यानी एक गलत सेंटेंस आपको पहचानना किसके बारे में? वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम के बारे में। इंटरनेट देखिए, इंटरमिटेंट बबलिंग इन वाटर सील चैम्बर इज नॉर्मल, तो ये तो ट्रू है भैया, ये तो ट्रू है। अपन को पहचानना क्या है जो एक ट्रू नहीं है। दूसरा, वाटर सील चैम्बर लेवल विल राइज व्हेन एक्सपीरेशन, जब सांस छोड़ेंगे तो लेवल राइज होगा, क्या? गलत। यस डियर, तो राइट आंसर तो यही हो जाएगा अपना, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट ट्रू। यस, जब सांस छोड़ते हैं तो चैम्बर में जो लेवल है वो क्या होगा डियर? राइज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। यस और नो? सांस लेंगे तो इंक्रीज होगा, सांस छोड़ेंगे तो डिक्रीज होगा, इजंट इट? अगला, नो ऑसिलेशन इन वाटर सील चैम्बर इंडिकेट किंकिंग ऑफ ट्यूबिंग, ये भी ट्रू है। मैंने बोला ऑसिलेशन चैम्बर, यानी वाटर सील चैम्बर में ऑसिलेशन होना ही होना चाहिए, ठीक है। सांस लेंगे तो लेवल ऊपर, सांस छोड़ेंगे तो लेवल नीचे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, इसका मतलब या तो ट्यूब में कोई क्लोट आ गया, किंक हो गई ट्यूब, या फिर फुल लंग एक्सपांड हो चुके हैं। चौथा, इफ ट्यूब डिसकनेक्टेड पुट द एंड ऑफ ट्यूब इन स्टेराइल वाटर, ये भी ट्रू है, ठीक है डियर, याद रखिएगा। तो आंसर राइट क्या हो जाएगा अपना? बी इज द करेक्ट आंसर। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके डियर, ऑल आर ट्रू अबाउट चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम एक्सेप्ट, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज सिस्टम के बारे में सभी सच है एक को छोड़ करके। पहला, चेस्ट ट्यूब कैथेटर इंसर्टेड एट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ये भी सही है, ट्रू है। लेकिन अपन को पहचानना हुआ है जो ट्रू नहीं है, ठीक है। ऑल आर ट्रू, सभी सच है एक को छोड़ करके, तो वो जो छोड़ रहे हैं वो सही आंसर होगा। इफ ट्यूब पुल्ड आउट अप्लाई 3 साइडेड कवर, ये भी ट्रू है। इफ ट्यूब डिस्कनेक्टेड पुट द एंड ऑफ ट्यूब इन स्टेराइल वाटर, ये भी ट्रू है। वाटर सील चैम्बर शुड हैव कंटिन्यूअस बबलिंग, गलत, ये गलत है, इंटरमिटेंट बबलिंग होनी चाहिए, ठीक है डियर। तो राइट आंसर यही हो जाएगा, यस और नो? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यस, क्वेश्चन इज नर्स ऑब्जर्व कांस्टेंट बबलिंग, नर्स ने ऑब्जर्व किया कि लगातार बबलिंग हो रही है वाटर सील चैम्बर में, जबकि वाटर सील चैम्बर में कैसी बबलिंग होनी चाहिए डियर? इंटरमिटेंट। लेकिन नर्स ने नोट किया कि वहां पे लगातार बबलिंग हो रही है। यस, व्हाट शुड द नर्स अंडरस्टैंड, तो नर्स इसका क्या समझेगी? तो इसका मतलब मैंने बताया था कि वाटर सील चैम्बर में अगर कंटिन्यूअस बबलिंग हो रही है, इसका मतलब है कि सिस्टम के अंदर कहीं ना कहीं एयर लीकेज हो रहा है। तो यस डियर, सिस्टम हैज एन एयर लीक, नर्स ये समझ जाएगी कि उसमें एयर लीक है, तो नर्स क्या करेगी डियर? पहले इसे फाइंड करने की कोशिश करेगी, मिल गया तो ठीक है, करेक्ट करेगी, अदरवाइज फिजिशियन को इन्फॉर्म कर देगी, ठीक है डियर। तो राइट आंसर इज सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िएगा,
ड्यूरिंग सक्शनिंग प्रोसीजर इफ द पेशेंट हैज टेकिकार्डिया व्हाट शुड फर्स्ट नर्सिंग इंटरवेंशन? ओके डियर, सक्शनिंग की जा रही है, सक्शनिंग के दौरान नर्स ने नोट किया कि पेशेंट को टेकिकार्डिया हो रहा है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होगा? तो अपन ने अभी अभी पढ़ा है कि फर्स्ट एक्शन होगा स्टॉप द प्रोसीजर इमीडिएटली, एंड सेकंड क्या होगा? रीऑक्सीजनेट द पेशेंट। तो देखो रीऑक्सीजनेट द पेशेंट तो होगा, राइट आंसर है ये भी, बट स्टॉप द सक्शनिंग इमीडिएटली ये ज्यादा सही आंसर है। ठीक है डियर, तो राइट आंसर ये होगा। ये ऑप्शन में नहीं होता तो ये आंसर अपन राइट दे देते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके के क्वेश्चन जो है यहाँ से बनते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट वाले सेक्शन में जो है आप टेस्ट सीरीज के अंदर भी यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन में डाल दूंगा, चलिएगा। तो काफी सारे क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अपन ने सीखे। हमेशा मेहनत करते रहो, हार नहीं मानो, क्योंकि जो मेहनत करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है।